इस मूवी की शुरुआत में हम जिनहोंग को देखते हैं जो अपनी लाइफ का ज्यादातर समय अपने एंजॉय के लिए बिताता था, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेलता था। साथ ही वो जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी लिया करता था। इन सब के बावजूद उसके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें वो अपने ही फादर के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करने के लिए एज ए डिलीवरी बॉय काम भी किया करता था। एक दिन वो जब अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था तो उसी दौरान उसके पास उसके फादर का कॉल आया। उसे अपने फादर के रेस्टोरेंट से खाना लेकर अपने ही एक पड़ोस की आंटी तक पहुंचाना था। उसकी आंटी एक सैलून में काम करती थी एंड जिनहोंग जब अपने समय से खाना लेकर उनके पास पहुंचा तो उसकी आंटी ने उसका धन्यवाद करते हुए उसे अपने बालों को एक हफ्ते के अंदर कटवाने की सलाह दी। जिनहोंग ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद वो अपनी साइकिल से जब वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में एक आदमी को देखा जो एक पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश कर रहा था। उस ऑफिसर का नाम चॉय था, जिसने उस आदमी के साथ फाइट करके उस आदमी को पकड़ तो लिया था, लेकिन उसने अपनी शराफत दिखाते हुए उस आदमी के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस आदमी ने एक कांच की बोतल उठाई और चॉय पर हमला कर दिया। वो चॉय को उस कांच की बोतल से जान से मारने ही जा रहा था, लेकिन इतने में वहां पर जिनहोंग पहुंच गया, जिसने बड़े ही प्यार से उस आदमी को ऐसा करने से मना किया। तो उस आदमी ने चॉय को छोड़कर जिनहोंग को ही मारने की कोशिश की, लेकिन जिनहोंग एक अच्छा फाइटर था, इसी वजह से उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस आदमी को सबक सिखाने में। अगले दिन एक एजेंसी की तरफ से जिनहोंग को उस आदमी को पकड़वाने और चॉय की जान बचाने के लिए अवार्ड दिया गया। ये एजेंसी सरकार के अंडर में काम करती थी, जिनका काम सेम पुलिस वालों की ही तरह था, लेकिन ये लोग पुलिस वाले नहीं थे। कुछ देर बाद एजेंसी के मैनेजर किम ने जिनहोंग से बात करते हुए उसको ये बताया कि पूरे कोरिया में लगभग 5000 क्रिमिनल्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जिनकी सजा पूरी हो गई, जो फिलहाल शहर में खुलेआम घूम रहे हैं एंड वो दोबारा से कोई और क्राइम ना करे। इसी वजह से उसकी टीम की तरफ से उनके पैरों में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बांधा गया है, जिसकी मदद से वो लोग उन पर निगाह रखते हैं। इसके बावजूद अगर कोई क्रिमिनल दोबारा क्राइम करने की कोशिश करता है तो उसकी टीम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक करके उसे क्राइम करने से रोक लेते हैं। और पिछली रात चॉय भी यही काम कर रहा था। ये सारी बातें बताने के बाद किम ने जिनहोंग से अपनी एजेंसी में शामिल होकर काम करने के लिए मदद मांगी, क्योंकि चॉय इस एजेंसी में एक मार्शल आर्ट ऑफिसर था जो फिलहाल घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती था। किम ने जिनहोंग से मदद मांगते हुए उससे ये कहा कि जब तक चॉय ठीक नहीं हो जाता तब तक वो चॉय के जगह पर काम करे। जिनहोंग ने किम से ये कहा कि क्या उसे इस काम को करने में मजा आएगा, क्योंकि वो जो भी काम करता है सिर्फ अपने मजे के लिए ही करता है। जिसका जवाब देते हुए किम ने उससे ये कहा कि उसे उनके साथ काम करते हुए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिनहोंग ने फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी जवाब किम को नहीं दिया। वो सीधा वहां से अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने फादर को ये सारी बातें बताई और उनसे इस बारे में राय ली। उसके फादर ने जब इस काम को करने के लिए हाँ कहा तो जिनहोंग अगले दिन ही किम के साथ काम करने के लिए रेडी हो गया, जिसमें उसे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जीपीएस ट्रैकर पर नजर रखनी थी। उसे ये बताया गया कि कैदियों के पैर में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी जब 30% से कम हो जाएगी, यानी कि जब वो स्विच ऑफ होने वाला होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दिखाई दे रहे जीपीएस ट्रैकर ग्रीन की जगह येलो होने लगेंगे। तो उसी दौरान उस कैदी के प्रोफाइल को खोलकर उस कैदी को कॉल करके ये बताना होगा कि वो अपने डिवाइस की बैटरी चार्ज कर ले एंड अगर वो कैदी ऐसा करने से मना कर देता है तो तुरंत ही अपनी पूरी तैयारी के साथ उस कैदी के पास पहुंचना होगा। जिनहोंग को सारी बातें समझ आ गई, जिसके बाद वो अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसको ये पता चला कि एक नामजुन नाम के कैदी के पैर में लगे डिवाइस की बैटरी 30% से कम हो गई। जिनहोंग ने जल्दी से उसकी प्रोफाइल खोली और उसका नंबर निकाल कर तुरंत ही उसे कॉल किया। नामजुन ने जिनहोंग को रॉन्ग नंबर बताकर उसका कॉल काट दिया एंड एक बार फिर से जिनहोंग ने उसे कॉल करके बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार नामजुन ने जिनहोंग के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने कुछ देर उसके साथ गाली गलौज की, जिसके बाद उसने उसका कॉल काट दिया। कॉल कटते ही जिनहोंग ने ये बात किम को बताया, जिसके बाद किम जिनहोंग के साथ एक गाड़ी में बैठकर नामजुन को पकड़ने के लिए निकल गया। रास्ते में जिनहोंग ने किम से बात करते हुए उसे नामजुन के बारे में पूछा तो किम ने उसको ये बताया नामजुन एक साइको है जिसने बहुत सारी लड़कियों का रेप किया था। नामजुन को ट्रैक करते हुए किम और जिनहोंग एक बिल्डिंग के पास पहुंचे, जिस बिल्डिंग के एक कमरे में नामजुन अभी भी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस बिल्डिंग के अंदर अक्सर जिनहोंग खाना डिलीवरी करने आता था, इसी वजह से उसे उस बिल्डिंग के अंदर से भागने के सारे रास्ते पता थे। उसने नामजुन को पकड़ने के लिए किम को अंदर भेजा और वो खुद बिल्डिंग के पीछे नामजुन का वेट करने लगा। इधर किम ने जब नामजुन के कमरे का गेट नॉक किया तो नामजुन लड़की को छोड़कर कमरे की खिड़की के द्वारा पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर पहले से ही जिनहोंग उसका वेट कर रहा है। उसने जैसे ही जिनहोंग को देखा तो उसने
जिनहोंग को मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जिनहोंग ने उसे एक लात मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद जिनहोंग ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से उसे बेहोश करके पकड़ लिया। एंड ये सब करते वक्त जिनहोंग को उस टाइम पर सच में बहुत मजा आया और इसी मजे की वजह से जिनहोंग ने अब इस काम को करने का अपना पूरा मन बना लिया था। उसने अगले दिन ही दोबारा से किम की मदद करते हुए एक और क्रिमिनल को पकड़ा जो कि छोटी बच्चियों का रेप किया करता था। किम भी उसके काम से बहुत खुश था क्योंकि जिनहोंग किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाता था। किम उससे इतना ज्यादा खुश था कि उसने जिनहोंग से बात करते हुए जिनहोंग को आज रात पार्टी देने की बात कही, लेकिन जिनहोंग उसके साथ अकेले पार्टी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने किम से अपने दोस्तों को भी पार्टी में शामिल करने की बात कही। किम भी उसकी ये बात मान गया, जिसके बाद जिनहोंग उसी शाम किम को अपने तीनों दोस्तों से मिलवाने एक रेस्टोरेंट में ले गया। इस मोटे से दिखने वाले लड़के का नाम है मॉइस्चर। इसका नाम मॉइस्चर इस वजह से पड़ा क्योंकि इसकी नाक हमेशा गीली रहती थी। उसके दूसरे दोस्त का नाम था अर्थवर्म और तीसरे दोस्त का नाम था राइटर। उसके तीनों दोस्तों ने किम से बात करते हुए किम से ये सवाल किया कि आखिर वो पुलिस क्यों नहीं बना। अगर वो पुलिस बनकर ये काम करता तो बात कुछ और ही होती। इस बात का जवाब देते हुए किम ने उन लोगों को ये बताया कि बचपन में एक कार में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान किम का एक पैर इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो कार से बाहर भी नहीं आ पाया था। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उस कार का गेट तोड़कर किम को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। एंड तभी से किम एक पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उस कार एक्सीडेंट में इतनी गहरी चोट लगी कि उसके एक पैर की हड्डी ग्रो होना ही बंद हो गई, जिसकी वजह से उसका एक पैर छोटा रह गया और इसीलिए वो पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। और जब वो बड़ा हुआ तो उसे प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में पता चला, जिसके बाद वो इस एजेंसी में भर्ती हो गया। इस एजेंसी में काम करने वाले सभी ऑफिसर को प्रोबेशन ऑफिसर कहा जाता है। ये सारी बातें बताने के बाद इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर पार्टी करी। इधर ऑफिस में दो ऑफिसरों को ये पता चला कि एक क्रिमिनल के पैर में लगे डिवाइस की बैटरी 30% हो गई। उन दोनों ने मिलकर उस क्रिमिनल को कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद उन दोनों ने किम को कॉल करके इस बात की इन्फॉर्मेशन दी और उस क्रिमिनल की लोकेशन बताई। ये लोकेशन वहीं की थी जहां पर किम जिनहोंग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। किम ने जब उस क्रिमिनल को ट्रैक करने की कोशिश की तो उसको ये पता चला कि उस क्रिमिनल ने अपने पैर में लगे डिवाइस को तोड़कर फेंक दिया है। वो क्रिमिनल कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो एक खूनी क्रिमिनल था जो अभी भी किसी को मारने जा रहा था। इस समय रात हो रही थी और उस क्रिमिनल ने अपना डिवाइस भी तोड़ दिया था, इसी वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। तभी जिनहोंग ने अपना दिमाग लगाया और मॉइस्चर से उसका ड्रोन मांगा, जिसे मॉइस्चर अक्सर उड़ाया करता था। उन लोगों ने ड्रोन की मदद से उस क्रिमिनल को ढूंढ निकाला जो मात्र उनसे कुछ ही दूरी पर था। किम ने जिनहोंग को एक ब्लूटूथ ईयरफोन दिया, जिसे लगाकर जिनहोंग उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस क्रिमिनल की तरफ निकल गया। उस ब्लूटूथ ईयरफोन की मदद से किम जिनहोंग को रास्ता बता रहा था और कुछ देर बाद फाइनली जिनहोंग उस क्रिमिनल के पास पहुंच गया। जिनहोंग ने जब उस क्रिमिनल से सरेंडर करने को कहा तो उस क्रिमिनल ने एक चाकू निकालकर अपने ही आप को मारने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जिनहोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तुरंत ही किम से मदद मांगी। किम ने जिनहोंग से ये कहा कि वो जैसा जैसा कहता है सेम यही बात जिनहोंग उस क्रिमिनल को कहता जाए। उसने उस क्रिमिनल को इमोशनल करने के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनकर वो क्रिमिनल इमोशनल हो गया, जिसके बाद उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। अगले दिन जिनहोंग जब अपने घर पर गया तो उसके फादर एक न्यूज देख रहे थे जिसमें एक कांग नाम के क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। ये क्रिमिनल बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसके ऊपर बहुत सारी लड़कियों का रेप करने का जुर्म था, जो फिलहाल अपने 15 साल की सजा पूरी करने के बाद कुछ ही दिनों में छूटने वाला था। थोड़ी देर बाद जिनहोंग अपने बाल कटवाने के लिए अपनी आंटी की दुकान पर गया, जहां पर उसने एक आदमी को देखा जो दुकान से बाहर आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जब वो बाल कटवा कर अपने घर जा रहा था तो उसने दोबारा से उसी आदमी को एक रेस्टोरेंट के अंदर देखा। वो आदमी एक लेडी वेटर को गंदी नजरों से देख रहा था एंड उसने उस लेडी वेटर को पैसे देने के बहाने छूने की भी कोशिश की। ये चीज जब जिनहोंग ने देखी तो उसे उस आदमी पर डाउट हुआ, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से सीधा अपने ऑफिस में गया। उसने जब अपने सिस्टम में चेक किया तो उसे उस आदमी की प्रोफाइल दिखी। उस आदमी का नाम चुल था एंड उसके ऊपर भी सेक्स क्राइम का ही आरोप लगा हुआ था। जिनहोंग ने ये सारी बातें किम को बताई तो किम ने जल्दी से चुल को कॉल किया एंड चुल ने किम से बात करते हुए किम को ये बताया कि आज उसका मूड मस्ती करने का है। उसकी ये बात सुनते ही किम को ये बात समझ आ गई कि चुल आज किसी लड़की को अपना शिकार बनाने वाला है। इसी वजह से किम जिनहोंग के साथ चुल को पकड़ने के लिए सीधा उसी रेस्टोरेंट के पास पहुंचा जहां पर जिनहोंग ने लास्ट टाइम उसे देखा था। उन दोनों ने जब उस लेडी वेटर से पूछताछ की तो उस लेडी वेटर ने उन दोनों को ये बताया कि उस आदमी ने आज रात उसे अपने घर पर बुलाया था क्योंकि आज उस आदमी का जन्मदिन है। लेकिन उस लेडी वेटर ने उस आदमी को उसके घर पर जाने से साफ साफ मना कर दिया। उस लेडी वेटर की ये बात सुनते ही किम
किम और जिनहोंग चुल को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल पड़े। अभी रास्ते में जिनहोंग ने एक सैलून के अंदर एक लड़की को देखा जो सफाई कर रही थी, जिसे देखते ही जिनहोंग को सीधा अपनी आंटी की याद आई। इधर चुल सीधा उसकी आंटी के पास पहुंचा, जहां पर जाकर वो उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर जिनहोंग पहुंच गया, जिसने अपनी आंटी की मदद करते हुए चुल को बहुत मारा। अगले दिन उसकी आंटी ने उसके फादर को ये बात बताई तो उसके फादर बहुत खुश हुए। उसके फादर ने जिनहोंग के सामने ही जिनहोंग की बहुत तारीफ करी। इधर एजेंसी के अंदर एजेंसी के इंटरनल टीम कांग के ऊपर नजर रखने के लिए प्लान बना रहे थे। उन्होंने कांग पर नजर रखने की जिम्मेदारी किम को सौंपी। एंड मीटिंग खत्म होने के बाद किंग जिनहोंग से मिला, जिसने जिनहोंग को अपने साथ काम करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। अगले दिन किम जिनहोंग के साथ कांग से मिलने सीधा कांग की सेल में पहुंचा, जहां पर उसने कांग के पैर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहना दिया। साथ ही उसने कांग से ये भी कहा कि वो इस डिवाइस को ना तो तोड़े और ना ही इसे बंद करने की कोशिश करे। इसके बावजूद अगर वो ऐसा करता है तो उसकी टीम की तरफ से कांग को पकड़ लिया जाएगा। कांग उसकी ये बात मान गया, जिसके बाद उसे पूरी सुरक्षा के साथ उसके घर के पास छोड़ दिया गया। उसके घर के पास बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा थी जो कांग को मारना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने पूरी सुरक्षा के साथ कांग को उसके घर पर छोड़ा। उसी रात कांग से मिलने कांग के घर पे एक सियोगडो नाम का आदमी आया, जो कि कांग का ही दोस्त था। उसने कांग को एक जैकेट देते हुए एक काम करने की बात कही। ये काम क्या था उसने यहाँ पर नहीं बताया। अगले दिन जिनहोंग कांग पर नजर रख रहा था, उसी दौरान उसने ये देखा कि कांग कहीं जा रहा है। उसे कुछ डाउट हुआ तो उसने ये बात सीधा किम को बताई, जिसके बाद किम ने उसे एक ईयरफोन देकर उसका पीछा करने के लिए भेज दिया। जिनहोंग ने ये देखा कि कांग एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था। वो भी जब उसका पीछा करके सीधा उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो अचानक से कांग गायब हो गया। इधर कांग उस बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचा, जहां पर वो एक आदमी से मिला। उस आदमी ने कांग को अपनी गाड़ी में बैठाया, जिसके सारे शीशे काले थे। उस आदमी ने कांग से बात करते हुए कांग को ये बताया कि वो डार्क वेब पर एक स्पेशल तरह की अश्लील वीडियोस अपलोड करता है। इन वीडियोस में वो ज्यादातर छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करता है और कांग को उन्हीं बच्चियों के साथ इसी तरह की वीडियोस बनानी होगी। इसके लिए वो कांग को हर मिनट के लिए 10,000 वॉन देने को तैयार है। लड़कियां कहां से आएंगी और वीडियो शूट कहां पर होगा, इन सभी का इंतजाम उसका आदमी सियोगडो के लिए कर देगा। एंड यही वो काम था जिसे करने के लिए सियोगडो ने कांग से कहा था। इस काम को करने के लिए कांग ने जैसे ही हाँ कहा, तभी उन लोगों ने जिनहोंग को देखा, जो कांग को ढूंढता हुआ उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया था। लेकिन उन लोगों की गाड़ी का शीशा पूरा ब्लैक था, इसी वजह से जिनहोंग उन लोगों को नहीं देख पाया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही किम ने कांग को कॉल किया तो कांग ने उसको ये बताया कि वो जिंग पापे नाम की एक डिश खाने के लिए बाहर आया हुआ है। साथ ही उसने किम को अपनी लोकेशन बताई और उस लोकेशन पर जब जिनहोंग पहुंचा तो कांग एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अगले दिन चॉय पूरी तरह ठीक होकर अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने ऑफिस आया, जहां पर वो किम से और जिनहोंग से मिला। उसने जिनहोंग को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हुए उसे गिफ्ट के तौर पर एक जोड़ी दस्ताने दिए। उसी शाम कांग के घर के बगल में रहने वाली एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिमी था, उसे सियोगडो ने किडनैप करवा लिया। दूसरी तरफ चॉय ने यह देखा कि नामजुन के पैर में लगे डिवाइस की बैटरी 30% से कम हो गई। उसने उसे कॉल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने ये बात किम को भी बताई, जिसके बाद किम चॉय के साथ नामजुन को पकड़ने के लिए उसे ट्रैक करता हुआ निकल गया। इधर जिनहोंग भी कांग पर नजर रखने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन ये बात कांग को पता चल गई, जिसके बाद वो जानबूझकर जिनहोंग को एक फैक्ट्री में ले गया, जहां पर उसके बहुत सारे आदमी पहले से ही जिनहोंग को मारने के लिए उसका वेट कर रहे थे। जिनहोंग ने अकेले ही उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू किया, जिसमें वो एक के बाद एक आदमी को मारता जा रहा था। उसने कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मारकर खत्म कर दिया। उसने उन सभी लोगों को तो मार दिया था, लेकिन कांग उससे बचकर भाग निकला था। इधर चॉय और किम नामजुन को ट्रैक करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में नामजुन अपने कुछ लोगों के साथ उनके सामने आ गया, जिसके बाद उसने भी अपने लोगों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला कर दिया। इस हमले में चॉय मारा गया और किम बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मरने से पहले चॉय ने नामजुन और उसके लोगों को भी नहीं छोड़ा। इधर कांग सियोगडो के साथ मिलकर मिमी के साथ गंदी वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतने में जिनहोंग कांग को ढूंढता हुआ सीधा उसके पास पहुंच गया, जिसे कांग ने मारने की बहुत कोशिश की। फाइट के दौरान अचानक से सियोगडो ने एक चाकू की मदद से जिनहोंग पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जिनहोंग घायल हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पूरी ताकत से उन दोनों का सामना कर रहा था। उसने कुछ ही देर में उन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उस किडनैप हुई छोटी बच्ची मिमी को बचाने के लिए जाने लगा, लेकिन वो उसे बचा पाता उससे पहले ही कांग को होश आ गया, जिसके बाद उसने एक बार फिर से जिनहोंग पर एक चाकू की मदद से हमला कर दिया। जिनहोंग पर हमला करते ही वो मिमी को भी मारने जा रहा था, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस पहुंच गई। कांग ने उन पुलिस वालों पर हमला किया और एक बार फिर से अपनी जान
जान बचाकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा अगले दिन एक हॉस्पिटल में, जहां पर जिनहोंग एडमिट था। होश में आते ही उसने अपनी टीम से सबसे पहले मिमी और कांग के बारे में पूछा। उसकी टीम ने उसको ये बताया कि मिमी अभी फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन कांग अभी भी फरार है। पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन लोगों ने किम और चॉय के बारे में भी बताते हुए उसको ये बताया कि किम के गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और चॉय फिलहाल मर चुका है। ये सुनकर जिनहोंग रोने लगा। जिनहोंग ने अपनी जान पर खेलकर मिमी की जान बचाई थी, इसी वजह से कुछ टाइम बाद उसे सरकार की तरफ से ब्रेव सिटीजन का अवार्ड दिया गया। अवार्ड लेकर जब वो वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में मिमी की मम्मी मिली। उसने जिनहोंग को मिमी की तरफ से एक लेटर देते हुए उसको ये बताया कि मिमी अब अपने घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बाहर निकलने से अब उसे डर लगता है। उसके दिल में अब डर बैठ चुका है। ये सुनकर जिनहोंग को बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से उसने एक बार फिर से कांग को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन किम ने उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि जिनहोंग की हालत अभी खराब है, जिनहोंग फिलहाल आराम करे। और रही कांग को पकड़ने की बात, तो पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। पुलिस उसे एक न एक दिन जरूर पकड़ लेगी। लेकिन जिनहोंग अब उसे हर हाल में पकड़ना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने दोस्तों के साथ ही मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया। वो जब कांग को ढूंढता हुआ बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचा था, तो उसने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जिस गाड़ी के अंदर कांग बैठा हुआ था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले उस गाड़ी के ऑनर का पता लगाया, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ सीधा उसके घर पर पहुंचा। उस गाड़ी के ऑनर का नाम हांसू था और यही वो शख्स था जिसने कांग को वीडियोस बनाने के लिए कन्विंस किया था। जिनहोंग और उसके दोस्तों ने उसे बांधकर एक कुर्सी पर बैठा दिया, जिसके बाद उन लोगों ने उसके घर की तलाशी ली, जिसमें उन्हें उसका लैपटॉप मिला, जिसके अंदर उसी के द्वारा बहुत सारी शूट की गई गंदी वीडियोस थी। इन वीडियोस में ज्यादातर बच्चे थे, जिसे देखकर जिनहोंग को बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने सीधा उसकी आंख फोड़ दी। इतने में अर्थवॉर्म ने उससे ये कहा कि अगर वो कांग का पता बता देता है तो वो जल्द से जल्द उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। ये सुनते ही उस आदमी ने उन लोगों को कांग का पता बता दिया। एंड फिर उसी शाम जिनहोंग अपने दोस्तों के साथ कांग को ढूंढने के लिए निकल गया। कांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घर के अंदर पार्टी कर रहा था, जिसे ढूंढता हुआ जिनहोंग अकेला ही वहां पर पहुंच गया। उसे अकेला देखकर कांग और उसके दोस्तों ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिनहोंग अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। उसने उन लोगों के साथ फाइट करी, जिसमें उसने अकेले ही कांग के सारे दोस्तों को मार गिराया। लास्ट में सिर्फ कांग बचा, जो अपनी पूरी ताकत से जिनहोंग को मारने की कोशिश कर रहा था। वो जिनहोंग पर भारी पड़ रहा था। उसने जिनहोंग को कुछ ही देर में मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। वो जिनहोंग को जान से मारने ही जा रहा था, लेकिन इतने में मॉइस्चर ने अपने ड्रोन की मदद से सीधा उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जिनहोंग ने इस चीज का फायदा उठाते हुए कांग को मार मार कर पूरी तरह खत्म कर दिया। अगले दिन सरकार की तरफ से जिनहोंग और उसके दोस्तों को एक बार फिर से अवार्ड दिया गया, जिसे देखने के लिए इस बार खुद मिमी आई हुई थी। उसने कुछ देर बाद जिनहोंग से बात करते हुए उसका धन्यवाद किया, जिसके बाद अगले दिन जिनहोंग हमेशा की तरह दोबारा से अपने काम पर गया। एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।